हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है। हम लोग अभी 11th में ना नया नया वर्ड आया है तो थोड़ा जानने में तकलीफ होता है क्या होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, जय सर के पास पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, हम लोग ऐसा कहना चाहिए कॉलर ऊपर करके, यस वी आर जय सर स्टूडेंट्स। ओके, सो इकोनॉमी हम लोग ने पढ़ा था द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। एक घर कैसे चलता है, पापा पैसे लाते हैं, हम पैसे उड़ाते हैं। ठीक है, तो पापा कितने पैसे लाते हैं, उसमें से कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च करने हैं, कितने पैसे हम उड़ा रहे हैं, इसका जब मैनेजमेंट होता है तो उसको इकोनॉमियो कहा जाता है। जब उसको हम लोग पूरी कंट्री लेवल पे स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट अलग अलग सोर्सेज से पैसे लेके आती है और वही पैसे पब्लिक के ऊपर खर्चा करती है, तो वो पूरा कैसे मैनेजमेंट होता है, लोगों को जॉब मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सारी चीजें जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स कह दिए ना मैंने, टेंशन मत लो, आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने वाले हैं। बट ये सारी चीजें जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। पूरी देश के बारे में, अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल्स के बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को इकोनॉमी पढ़ना है, बट पूरी कंट्री के बारे में नहीं, सिर्फ हमारे स्टेट के बारे में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इकोनॉमी कैसी है, तो इकोनॉमी में इनकम आती है अलग अलग सोर्सेज से, एग्रीकल्चर से आती है, इंडस्ट्री से आती है और सर्विस सेक्टर से आती है। तो हमारी इकोनॉमी, महाराष्ट्र इकोनॉमी कैसी है, उसका ग्रोथ कैसा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है, सर्विस सेक्टर कैसा है, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल ये चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में महाराष्ट्र को एग्जिस्टेंस मिला 1 मई 1960। तब तक महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था। ठीक है, 1 मई हम लोग महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो उस दिन महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग अलग हुए थे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिवीजन किया हुआ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अच्छे से हम लोग एडमिनिस्टर कर पाए, उसके लिए हम लोग ने महाराष्ट्र को थोड़ा डिवाइड किया है। 36 डिस्ट्रिक्ट्स है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? 36। उसके मतलब महाराष्ट्र को 6 डिवीजन जोन्स में डिवाइड किया है और हर एक जोन को डिवाइड करते करते ऐसे करके 36 डिस्ट्रिक्ट्स है। 6 इंपॉर्टेंट जोन कौन से हैं? मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। ये 6 इंपॉर्टेंट जोन है। उसके अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है। जैसे मुंबई के अंदर मुंबई आता है, थाना आता है, नवी मुंबई आता है, वाशी आता है। ठीक है, वैसे बहुत सारे आते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र की इकोनॉमी के कुछ फीचर्स देखते हैं। महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है यूपी और सेकेंड सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है महाराष्ट्र। The population of the state was 11.24 crores during 2011. 2021 का सेंसस अब तक हुआ नहीं है, बट ठीक है, हमें जल्दी एक आध साल में उसका भी आउटपुट मिल जाएगा। महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। कितना है? 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट लैंड एरिया में आते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट में आता है राजस्थान। इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड। डेवलपमेंट के हिसाब से देखे तो अर्बनाइज्ड, रूरल मतलब गांव, अर्बन मींस सिटी, जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड महाराष्ट्र में है। 45.20% जो एरिया है महाराष्ट्र के, वो अर्बनाइज्ड में आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 रेशियो, सेक्स रेशियो क्या था? हर 1000 मेल्स के लिए 929 फीमेल्स है। ठीक है, अभी जो भी है तुम लोग देख लेना। 71 गर्ल्स कम है तो वो 71 बॉयज कौन होंगे अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। बाकी सब अपना रिजर्वेशन कर लेना। अभी मत करना, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, और उसमें भी कुछ बॉयज रहते हैं जो 2-3 लेके बैठे हुए रहेंगे, तो उनसे भी बच के रहना तुम लोग। ठीक है, मजाक बाद में, आगे बढ़ते हैं। द स्टेट लिटरेसी रेट वाज 82.3%। कितना था? 82.3%। काफी अच्छा है, लेकिन हाईएस्ट साउथ में होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 1617 हमारा जीडीपी, स्टेट जीडीपी, जीडीपी मतलब पूरी कंट्री का इनकम,
लेकिन हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं कि कौन से स्टेट में से कितना हमारा इनकम आ रहा है। तो महाराष्ट्र का जीडीपी, ठीक है, बहुत ज्यादा था, द स्टेट हाईएस्ट। बाकी सब स्टेट से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट का जीडीपी, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एसजीडीपी जिसको बोलते हैं, एंड जब जीडीपी को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ तो हमको मिलता है पर कैपिटा इनकम, क्योंकि वो स्टेट का है इसके लिए उसको एसपीसीआई, स्टेट पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट किसका है, तो महाराष्ट्र का है। चलो, प्राउड करने वाली बात है। स्टेट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हमारे पास एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर भी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी एडवांसमेंट है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो वगैरह भी आ गए, रोड्स अच्छे हैं, डैम्स हैं, सब कुछ है। एंड महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन, ज्यादा करके लोग महाराष्ट्र को पसंद करते हैं। किसके लिए, तो क्रिएटिविटी के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एंड टूरिज्म के लिए, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? हम लोग ने महाराष्ट्र की इकोनॉमी के कुछ फीचर्स देख लिए, अच्छे से पढ़ लेना, ये भी एग्जाम में आ सकते। अभी इकोनॉमी में क्या क्या आता है, तो 3 चीजें होती है, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री होता है, सर्विस सेक्टर होता है। अब महाराष्ट्र की एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सारे अलाइड एक्टिविटीज, रिलेटेड एक्टिविटीज कहा जाता है उसको। Agriculture and allied activities play an important role in the economic development of the state. As per the survey of Maharashtra 1718, the share of agriculture and allied activities in the gross state value added, मतलब हमारी स्टेट का वैल्यू एडेड में कितना पार्ट था, तो 12.2% 2016-17 में, 15.3% 2001-2 में। ओके, पहले 12.2 था तो उससे बढ़ के अभी 15.3 हो गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी स्टेट के एग्रीकल्चर में, कुछ प्रॉब्लम्स है। तो डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। अभी देखो, सपोज ये एक बड़ा सा लैंड का पीस था जो हमारे दादाजी के पास था। दादाजी के 5 बेटे थे, कितने थे, 5 बेटे। तो 5 बेटों में वो लैंड डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसमें आपके पापा के पास इतना लैंड आया, आपके पापा के 2 बेटे, तो इसका वापस 2 पार्ट हो गया, तो आपके पास इतना आया, आपके भाई के पास इतना गया। तो लैंड होल्डिंग एवरेज जो था वो बहुत कम हो गया। अभी फार्मर्स के पास जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम हो गया। अभी आपके पास लैंड कम होगा तो कम लैंड होने की वजह से उस पे प्रोडक्टिविटी, क्या चीज, प्रोडक्टिविटी मतलब कितना कल्टीवेशन होता है वो भी कम हो जाता है। बड़े लैंड पे हम लोग ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा हम लोग इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट ज्यादा आएगा, लेकिन अभी लैंड होल्डिंग का साइज कम है तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर की। सेकेंड, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो अभी हमारा इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारा लैंड का साइज छोटा होता जा रहा है, तो स्मॉल फार्मर्स बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे फार्मर्स बढ़ रहे हैं, मार्जिनल फार्मर्स इनको बोला जाता है। उसकी वजह से वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, तो हम सबकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। अभी हम लोग इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल का क्वालिटी कम हो रहा है, सॉइल डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इंडेंटेडनेस। इंडेंटेडनेस क्या होता है, जब हमारे फार्मर्स पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं या क्या बोलते हैं जमींदार वगैरह से पैसे लेते हैं, एंड मे बी किसी ना किसी रीजन से वो उनको रिपे नहीं कर पा रहे, उनका आउटपुट अच्छा नहीं हुआ, कल्टीवेशन नहीं हुआ, बारिश नहीं आया, प्राइस अच्छे नहीं मिले, या किसी भी रीजन से पैसे वापस नहीं दे पाते, तो शायद उनको अपना लैंड भी दे देना पड़ता है। तो उसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है वो पीछे रह जाते हैं। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। अभी देखो
क्रॉप पैटर्न क्या होता है, पूरे साल हम लोग एक ही क्रॉप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, सीजन होता है, ये सीजन में हम लोग एक अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगला सीजन में कुछ और प्रोड्यूस करेंगे। हम लोग को अवेलेबिलिटी ऑफ हमारा क्लाइमेट कैसा है, हमारा सॉइल कैसा है, फर्टिलिटी, सब चीजें चेक करना पड़ता है। तो हमारे पास जो क्रॉप पैटर्न है वो प्रॉपर साइंटिफिक नहीं है कि हम लोग को कभी क्या कैसे करना चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ हमारे पास मेथड्स भी नहीं है। ऊपर से हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म्स मींस एक सर्टेन चेंज जो गवर्नमेंट लेके आता है, कुछ बेनिफिट करने के लिए, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए कुछ लेके आता है, तो उसको रिफॉर्म्स कहते हैं। तो गवर्नमेंट प्लान अनाउंस तो कर देता है कि हम फार्मर्स को हेल्प करने के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लोन माफ करेंगे, लेकिन वो रिफॉर्म्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाता नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर में, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राई लैंड, बारिश ना होने की वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज बराबर अवेलेबल नहीं है। कैपिटल, अभी देखो उनको वहां पे सीड्स अच्छे क्वालिटी के लेने हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज, फिर वो फेंसिंग वगैरह करना है, ट्रैक्टर लेना है, तो ये सब चीजों के लिए फर्टिलाइजर लेना है, पेस्टिसाइड्स लेना है, तो उसके लिए कैपिटल लगता है। और हमारे छोटे छोटे फार्मर्स के पास वो कैपिटल लैक कर रहा है, ठीक है। और जितने भी डेवलपमेंट, रूरल गांव में डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाए गए, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाता नहीं है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज। अभी गवर्नमेंट, सपोज फार्मर ने क्रॉप्स कल्टीवेट तो कर लिए, लेकिन उसको जाके बेचना कहाँ है, कैसे बेचेगा कि उसको प्राइस ज्यादा मिल सके, ठीक है। तो वो भी फैसिलिटीज उसके लिए, फार्मर के लिए प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। हम लोग को सबको पता होगा एपीएमसी मार्केट होती है जहां पे फार्मर्स नॉर्मली जाके बेचते हैं, ठीक है। वहां पे बहुत कम प्राइस रहते हैं, तो फार्मर को प्रॉफिट नहीं होता, बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो वो प्रॉब्लम है, मार्केटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। एंड लास्ट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कभी भी बारिश आ जाता है, कभी भी कुछ और हो जाता है, तो उसकी वजह से बेचारे फार्मर्स को अफेक्ट होता है, ठीक है। अभी कॉफी प्लांटेशन में गया था रिसेंट विजिट, तो देखा कि अभी बारिश आ रहा है दिसंबर के महीने में, तो वो कॉफी ड्राई नहीं हो रहा है। कॉफी ड्राई नहीं होगा तो वो फार्मर कॉफी सेल नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से लॉस हो जाता है उसको, ठीक है। तो क्लाइमेटिक चेंज से भी उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो अभी हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हमको पता चल गए, तो अभी उसके लिए कुछ मेजर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया है, कुछ प्लान्स, कुछ पॉलिसीज लेके आए कि जिससे ये जो प्रॉब्लम्स है हमारे गवर्नमेंट, हमारे फार्मर्स की, वो हम लोग सॉल्व कर पाए। कुछ मेजर्स है अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। क्या था? फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट, वेरी रेशन्ड रेट, मतलब बहुत कम प्राइस करके हम लोग एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स कम प्राइस पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स को। सेकेंड, आउटलेट्स बढ़ा रही है, किस चीज के लिए? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के लिए, जहां पे जाके गवर्नमेंट के पास से कम प्राइस पे फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ले सके और पेस्टिसाइड्स ले सके। हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, फार्मर्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग एग्रीकल्चर पंप्स और जो भी, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो उसको इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। जो पहले मैन्युअल करना पड़ रहा था फार्मर्स को, अब वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको रिक्वायरमेंट है उसके लिए, तो उसको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, ट्रैक्टर लेना है, सीड्स लेना है, ये सब के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर सेटिंग अप ऑफ एपीएमसी, मैंने कहा ना, जहां पे जाके गवर्नमेंट के पास फार्मर्स अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी है, ठीक है। लेकिन ये अभी इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करवा पा रहे फार्मर्स को। इसके लिए गवर्नमेंट ने बीच में फार्म बिल्स निकाले थे कि आप जाके अपने जो प्रोडक्ट्स है, अपना कल्टीवेशन है, अपने क्रॉप्स है, प्राइवेट मार्केट में किसी को भी बेच सकते हो, एपीएमसी में बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ फार्मर्स को वो बिल नहीं अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ उससे उनको खतरा है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट ने वो सारे बिल्स वापस ले लिए थे, ठीक है। हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया। अभी गवर्नमेंट सपोज ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फार्मर को उसके बारे में पता ही नहीं है। पता नहीं है तो हम लोग बेनिफिट कहां से लेंगे? इसके लिए क्या करें हम लोग? मीडिया के थ्रू
हम लोग मास मीडिया, मोबाइल्स, गांव गांव जाके सब लोग एजुकेट कर रहे हैं कि भाई आप लोग के लिए ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसका बेनिफिट लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद है हमारा इंडस्ट्री। मैंने क्या कहा, किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 बेस होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग ने देख लिया है, अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्री क्या होता है? महाराष्ट्र इज इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट, काफी ज्यादा इंडस्ट्रियली एडवांस्ड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी हम लोग कोई भी इकोनॉमी है तो हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इट हैज द पोटेंशियल, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो एब्सॉर्ब कर सके जितने भी लेबर्स अनएम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, तो उनको वो जॉब दे सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, बहुत ज्यादा मार्केट्स हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। जनरेट्स हायर इनकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा इनकम भी जनरेट हो रहा है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, ज्यादा आउटपुट भी मिलता है, ठीक है। एज पर द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2016-17, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र इज एट द टॉप पोजीशन, ठीक है। सारे स्टेट में इंडिया में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। नेट वैल्यू एडेड हमारा अबाउट कितना है? हैज बीन द फर्स्ट डोमेस्टिक में और फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी है, ज्यादा करके सब लोग कहाँ आना चाहते हैं? महाराष्ट्र में आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी ये लोग ने इन्वेस्टमेंट की बात आई तो ये लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें दिया हुआ है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 2011-12 में अगर आप लोग को, आप तो शायद बहुत छोटे रहोगे तभी, लेकिन अन्ना हजारे करके एक थे, उन्होंने इसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, भूख अनशन पे चले गए थे और बहुत कुछ था। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं। हम लोग जब इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, तो उसके पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे, हमारे साथ बिजनेस करना था। सूरत के थ्रू वो लोग एंटर हुए इंडिया में और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया पे ही कवर कर लिया, ठीक है, पूरा राज करने लग गए, हमको गुलाम बना दिया। तो जब हमको इंडिपेंडेंस मिला हम लोग बहुत डरे हुए थे, भाई अब आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री के साथ कुछ लेन देन, बिजनेस, कुछ इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत कम करते थे, इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, भूल जाओ कि किसी को यहाँ पे करने दिया। फिर धीरे धीरे हमको मालूम पड़ा कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट इतने नहीं हो सकते, बाकी सारी कंट्री एक दूसरे के साथ लेन देन करके बहुत डेवलप हो रही है। तो 1991 में पगड़ी वाले बाबा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, द बेस्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर इंडिया कुड एवर हैव, ठीक है। उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली जो हमको आगे चैप्टर्स में है पढ़ने के लिए, ठीक है, 1991 में। सो उसके अंदर उन्होंने धीरे धीरे करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया। तो पहले कैसा था 1991 के बाद कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में तो 10% आउट ऑफ इंडिया वाला इन्वेस्ट करेगा, 90% इंडिया वाला इन्वेस्ट करेगा। तो लोग बोलते थे हमारे पास 90% पैसे होते तो 10% बाहर वाले से क्यों लेंगे हम लोग, राइट। तो फिर धीरे धीरे करके वो 30% हुआ और हमारा 70% हुआ। फिर 49% आउट ऑफ इंडिया से इन्वेस्टमेंट, 51% इंडिया से इन्वेस्टमेंट, फिर हो गया 30% इंडिया से इन्वेस्टमेंट, 70% बाहर से इन्वेस्टमेंट, फिर 10% सिर्फ इंडिया से इन्वेस्टमेंट, 90% बाहर से इन्वेस्टमेंट, और आज की तारीख में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से कोई भी बंदा आके अपने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करके इंडिया के अंदर बिजनेस कर सकता है। तो अभी ये चीज मैंने आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो बताया। तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्पॉट है जहां पे किसी को भी आके इन्वेस्ट करके अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल सकती हैं। तो महाराष्ट्र एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे है कि लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो महाराष्ट्र में वो लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं। In the early 90s, the government of India started amending means change करना, the norms का मतलब होता है rules, ठीक है। कैपिंग, पहले क्या था, कैप था, लिमिट था कि इससे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो 1991 में सब क्लियर करके गवर्नमेंट ने एफडीआई स्टार्ट कर दिया। द स्टेट हैज रिमेन्ड द फोरफ्रंट, सबसे आगे है अपना स्टेट, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो। द एफडीआई इनफ्लोज इन महाराष्ट्र सिंस 2002 since April 2000 till September 2017 was 6,11,760 rupees, नहीं 6,11,760 crores, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए आए हैं इंडिया में।
विच इज 31%। इंडिया में जितना भी एफडीआई आया है उसमें 31% एफडीआई महाराष्ट्र के अंदर आया है। काफी ज्यादा अमाउंट है वो, ठीक है। लेकिन एज वी नो हर जगह पे प्रॉब्लम्स होती है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है, तो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स बहुत लंबे लंबे हैं और वो डिले होते रहते हैं। सेकेंड, अपॉर्चुनिटीज नहीं है स्किल डेवलपमेंट के लिए, लोगों के पास अभी भी इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही नहीं है। अपडेटेड टेक्नोलॉजी जो फॉरेन में 5 साल पहले आया होगा वो अभी यहाँ पे आता है, तो बहुत ज्यादा लेट है हम लोग, ठीक है, उसमें लैग कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोड्स वगैरह जो हमको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन मिलना चाहिए वो प्रॉपर अभी भी उतना नहीं अवेलेबल है। नए एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, वो अभी भी मिल रहा नहीं। एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो नए बिजनेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में नए आना चाहते हैं। फिर लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए नए नए प्रोग्राम्स लाने चाहिए इंडस्ट्री को सेटल करने के लिए, तो वो अभी भी लैकिंग है। एंड लास्ट इज रीजनल इम्बैलेंस। अभी महाराष्ट्र में कुछ रीजन देखेंगे तो बहुत डेवलप है, एकदम अच्छे से डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मिलेगा। कुछ रीजन एकदम पीछे, तो रीजनल इम्बैलेंस है। तो ये सारी हमने देखा प्रॉब्लम्स था, प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन भी है। मेजर्स अंडरटेकन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल विंडो सेल। सिंगल विंडो सेल मतलब एक ही जगह पे जाओ, आपको सारे रजिस्ट्रेशन, सारे फॉर्म, सारे प्रोसीजर सब कुछ। वरना हम लोग वो ऑफिस देखते हैं ना, आपको टेबल नंबर इस पे जाना पड़ेगा, टेबल नंबर उस पे जाना पड़ेगा, इधर से उधर भागते रहो गवर्नमेंट काम के लिए। लेकिन यहाँ पे आपके जितने भी इंडस्ट्री के रिलेटेड काम है सब कुछ एक ही जगह पे आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो उसको सिंगल विंडो सेल बनाया गया है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए। सेकेंड, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, जहां पे ऑनलाइन सब कुछ कर दिया गया है। ये अलग से मैत्री सेल करके बनाया गया है, जहां पे सब कुछ ऑनलाइन फैसिलिटेट कर दिया ये लोग ने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के सारे प्रोसेस। फिर अवार्ड्स दे रहे, एक्सपोर्ट जो ज्यादा करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से ही गवर्नमेंट को फायदा होता है, फॉरेन करेंसी मिलता है, हमको भी अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, तो हमारा भी इनकम बढ़ता है। तो जो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा उसको गवर्नमेंट अवार्ड्स दे रही है, प्राइजेस दे रही है, ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यहाँ पे गवर्नमेंट, आप वो जोन्स के अंदर अगर आप अपना इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हो, गवर्नमेंट आपके पास से टैक्स नहीं लेता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के ऊपर गवर्नमेंट आपके पास टैक्स नहीं लेता है। उसको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, ठीक है। फिर महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब इतना क्लस्टर, हर जगह पे क्लस्टर बनाए हैं छोटे छोटे, ठीक है, ग्रुप्स जैसे रीजन्स बनाए, और उसको डेवलप कराने के लिए गवर्नमेंट क्लस्टर डेवलपमेंट का ये MSICDP का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये सारे हमारे रिफॉर्म्स थे या कुछ चेंजेस थे जो गवर्नमेंट लेके आई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को चेंज करने के लिए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।